नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ मोहित कश्यप आपके अपने चैनल में, जहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे एक नए सेशन की जो बिल्कुल ज्योग्राफी से अलग है, जियोग्राफी टू जियोग्राफी। और ये इस सेगमेंट का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर, अगला लेक्चर कैसा होगा, किस पर होगा, ये आज का लेक्चर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ज्योग्राफी टू जियोग्राफी ये कहाँ से मेरे दिमाग में आया और इसका जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है क्या। ठीक है, तो जैसे मैंने बात की अपने एक स्टूडेंट से, उसका कॉल आया, मैंने नॉर्मली उससे बातचीत की और कहा, मैंने क्वेश्चन जो कि एज यूजुअल क्वेश्चन होता है कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, सब लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसने एक बात कही मुझे और उस बात से मेरे दिमाग में आया कि इस केवल ज्योग्राफी पढ़ाना तो मतलब मेरा उद्देश्य नहीं है। उसके अलावा जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी सॉल्व भी हम लोग कर पाएँ। और जो कि मैं क्लासरूम में करता हूँ। मुझे पता है कि यूट्यूब के द्वारा हम कितना भी अच्छा लेक्चर कर लें, क्लास कर लें, मगर ये यूट्यूब क्लासेस आपके क्लासरूम की क्लासेस को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो अब वो रिप्लेसमेंट तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करें कि हम उस क्लासरूम के नियर पहुंच सकें। तो उसने एक बात की कि सर मेरे को सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्लासरूम वाला मज़ा नहीं आ रहा है। वो क्लासरूम वाला मज़ा क्या? फिर उन्होंने क्लासरूम वाला मज़ा क्या कि सर वो जो आप हर एक टॉपिक को लाइफ से जोड़ते थे और लाइफ की में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो किसी बुक में नहीं होती हैं, जो आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, जो चैलेंजेस जिसने फेस किए हैं उसको पता होगा, तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं क्लियर हो पाती हैं सर। तो मुझे लगा कि बात तो सही है कि केवल मैं जब ज्योग्राफी में लेक्चर करता हूँ तो पूरा टॉपिक चलता है, एकदम फोकस हम करते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक्स को, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो कुछ एक नया सेगमेंट लेकर आते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और आप सभी फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर के लिए, कि कुछ प्रैक्टिकल लाइफ को हम लोग वहाँ से कुछ सीखें और उन चैलेंजेस को हम बात करें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने लिया है जो हर एक व्यक्ति की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें कहूँगा कि ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। कि ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खुशी पर रहते हैं यहाँ अहले जुआ खामोश, मेरी खुशी पर रहते हैं जहाँ अहले जुआ खामोश, मेरे ऐबों पर अगर चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। मेरे ऐबों पर जो चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अगर आपको ये 4 लाइनें समझ में आ रही होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, कि जब हम नाकाम होते हैं ना तो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, सारे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये सच्चाई है। इस सेगमेंट में मैं आपको यही बताऊंगा कि लाइफ के चैलेंजेस को हम लोग कैसे फेस करें। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन अबाउट द अर्थ। ज्योग्राफी का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन अबाउट द अर्थ। और जियोग्राफी जो मैंने आज सेशन शुरू किया है, जियो का मतलब क्या है? जीना। जीना मतलब लाइफ। यानी कि ये सेगमेंट आपको कहां ले जाएगा? ज्योग्राफी से हटकर आपको लेकर जाएगा डिस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ, जीवन का वर्णन। इसलिए मेरे दिमाग में एक आया कि हम एक ऐसे सेगमेंट को शुरू करते हैं जिससे जो चैलेंजेस आ रहे हैं, और आज का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो में तो यही चीजें हैं कि रोज चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई असफल होकर सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहा है, कोई जिसको सब कुछ मिल गया वो भी परेशान है, क्योंकि उसको एक्चुअल में पता ही नहीं है जो उसे मिला वो चाहिए ही नहीं उसको। तो लाइफ टाइम हम भागते रहे एक चीज के लिए, और वो मिली, और उसको मिलने के बाद भी वह खुश नहीं है।
तो उन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि ये लेक्चर बहुत कंसाइज करके बनाने की कोशिश है मेरी, लेकिन हम सारे डायमेंशंस तो टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ टच हो जाए, और कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशन में हम सारी प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई मैंने आज शुरू किया, जब वो 4 लाइनें बताई मैंने आपको कि भाई ताल्लुक़ कौन रखता है किसी भी नाकाम से, लेकिन नाकामी और कामयाबी पे हम आज चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सफलता पर, कि भाई सफल होने के लिए हमें क्या चाहिए, सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए हमें क्या चाहिए, और एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है, और क्या वो सफलता है जिसको हम पहले से सफलता सोच रहे हैं, सफलता एक्चुअल में क्या है, सफलता के कितने टाइप्स हैं, सक्सेस के कितने टाइप्स हैं, क्या सफलता हमें खुशी देगी, क्या हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस सफलता के डायमेंशंस को देखेंगे। लेकिन देखिए, इस सफलता पर ही एक अलग से वीडियो बन सकता है, सफलता के टाइप, सफलता का कंसेप्ट, सफलता की आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअल एंगल ऑफ सक्सेस, तो हम आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन जनरल सफल होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हमको चाहिए, यानी कि सक्सेस ऑफ एलिमेंट्स या सक्सेस फॉर एलिमेंट, ठीक है ना, कि हमें सफल होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन से घटक चाहिए इन जनरल सक्सेस, इन जनरल सक्सेस, लाइफ की सक्सेस। स्पिरिचुअल एंगल मैं अभी इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की तरफ मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सफलता कुछ और है, तो उस पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन जनरल हमें सफल होने के लिए क्या चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सेगमेंट आपको पता लगा होगा कि ज्योग्राफी टू जियोग्राफी क्या है, हम क्या बात करेंगे, ज्योग्राफी से हम जियोग्राफी क्यों कर रहे हैं, लाइफ के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, और लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कैसे हम लोग सॉल्व करें, इन सब पर चर्चा करेंगे। या इस चैप्टर, अगर किसी को ज्योग्राफी पढ़ना है तो वो इस लेक्चर को यहीं पे रोक दे, क्योंकि ज्योग्राफी से कुछ नहीं आया, मैं आज कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। आज पूरा चलेगा जीवन का ज्ञान, ठीक है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। देखिए, और कुछ बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन बढ़ाओ, मोटिवेशन वीडियो करो सर, इन, और जैसे आप क्लास में करते हो। देखो, मोटिवेशन वीडियो आपको मैं बताऊंगा, मोटिवेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशन कंसेप्ट पे बताऊंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मैंने देखा, मुझे पता भी नहीं कौन कौन मोटिवेशन जो क्या कहते हैं स्पीकर हैं चल रहे हैं, मुझे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो भाई साहब चिल्ला के यू कैन डू इट, यस यस, ऐसे यार, ऐसे कौन मोटिवेट करता है। मतलब मुझे लगता है कि दे आर नॉट मोटिवेटर, ये जोकर हैं यार, साला जमीन से 2-2 इंच उछल रहे हैं खुद से, वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं। अब भाई उनको मोटिवेट करना है, यहाँ पर कोई भी हवा वाली बातें नहीं होंगी, सारी धरातल पे बातें होंगी कि मैंने कोई कहानी सुना दी राजा की, और एक बाहुबली होता था, उन्होंने 500 सेना को मार दिया, आप क्यों नहीं मार सकते। ये सब बकवास नहीं करनी है, बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हम जो किसी जीवित व्यक्ति की घटनाओं पर आधारित होगा। ये नहीं कि एक राजा हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि कहानियों में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। कहानियों में हीरो को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन लाइफ में आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए, ठीक है ना। और मेरे वीडियो में भी मेरे को दूसरा मौका नहीं मिलता, सीधा वीडियो बनता है, एक ही टेक है, इसी में सब कुछ करना है। मैं कुछ गलत बोलूँगा, गलत वर्ड, टंग स्लिप, ये सब इसमें रिकॉर्ड होगा। तो भाई ऐसी ही लाइफ चलती है कि आपको एक टेक मिलेगा, आपको उसके अंदर पूरा का पूरा क्लियर करना है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए हमको सक्सेस होने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले, और मैं आपको 5 मंत्र बताऊंगा, आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, और इस 5 पॉइंट्स के अंदर अगर आपके पास ये 5 पॉइंट्स हैं तो आप 100% सफल होंगे अपनी लाइफ में,
और इस 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट मिस है तो सफल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और कि हर कोई सफलता के पॉइंट्स बताता है, मैंने ये भी सुना है कि भाई हर कोई सफलता के पॉइंट्स बताता है और सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। यस, सबका पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन मेरे को जो लगता है, मैंने जो जीवन से सीखा है, और ना केवल अपने जीवन से बल्कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े महान पर्सनैलिटीज़ और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ रही हैं, उनकी बायोग्राफी से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, इतिहास के पन्नों से जो सीखा है, उन सभी को मिलाकर मैंने ये 5 पॉइंट कलेक्ट किए हैं। ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट ऐसे ही नहीं है, लेकिन अगर मैं सफलता के पॉइंट बताऊंगा आपको 5, लेकिन अगर इन पॉइंट्स को करने के बाद, इन पॉइंट्स को अर्जित करने के बाद भी हम सफल नहीं हुए, तो इसकी क्या गारंटी है? यानी कि मैं आपको प्लान ऑफ सक्सेस बताऊंगा, लेकिन प्लान ऑफ फेलियर, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो फेलियर वाला क्या प्लान है? अगर सक्सेस नहीं हुए तो क्या करोगे? तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा, यदि आपने ये 5 किए फिर भी अगर आप फेल हो गए, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं। और आपको मैं बता दूं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं होगा जो इन 5 पॉइंट्स को करने के बाद असफल रह जाए, लेकिन फिर भी अगर 1% भी अगर वो फेल होता है तो उसका भी मैं आपको क्या कहते हैं, रास्ता बताऊंगा कि क्या कर सकता है वो व्यक्ति। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जियोग्राफी 2, जियोग्राफी सेगमेंट का पहला लेक्चर। पहला पॉइंट है, आपको अगर सफल होना है ना, तो एक चीज, और जिस क्रम में मैं बताऊंगा ना, उसी क्रम में आपको करना है। ये जो सीक्वेंस में बताऊंगा इन पॉइंट्स के, वही सीक्वेंस आपको लाइफ में करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है मूव ऑन फेलियर, मूव फ्रॉम द फेलियर। क्या है इसका मतलब? देखिए, जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं हुआ। ठीक है, जो असफल नहीं हुआ, यानी कि कोई ना कोई जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर असफल होता ही है। मैं भी, हर कोई लूजर है यार इस दुनिया में। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ही लूजर हूं, अगर आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं क्या करूं यार, मेरे को तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो तो टॉप कर रहा है यार, मेरे को तो ये करना था, मुझे वो करना था, फॉरगेट इट। अगर आपके मार्क्स अच्छा नहीं आ रहे हैं ना, तो किसी टाइम पर आइंस्टाइन, न्यूटन, इन लोगों के भी मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन लोगों के भी मार्क्स अच्छा नहीं आए थे। तो सबसे पहला जो जरूरी है कि आपके जीवन में जो भी असफलताएं रही हैं, आप उन असफलताओं से बाहर आएं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप सफलता की तरफ आपने पहला कदम रख दिया है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला मैंने क्या बोला कि आप असफलता के बोध से निकलें। मूव ऑन करें यार, ठीक है ना, फेल हो गए, क्या करें अब, या कम नंबर आए, अब उसको पकड़ के बैठ जाएं। हो गए तो हो गए यार, आगे भी तो है। असफलता के बोझ से बाहर आना है। आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार असफल हो गया तो अब मैं कभी सफल ही नहीं हो पाऊंगा। दैट्स द बिग थिंग कि आपने अपनी भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी सफलताओं को छोड़ दिया है इस छोटी सी असफलता के कारण। देखिए, मैंने कहा था मैं आपको एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल लाइफ से, जो लोगों ने जी है। अब्दुल कलाम सर की मैं बात करूंगा यहाँ पे। कलाम सर कंपटीशन फेस कर रहे हैं, जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, गरीब परिवार से हैं, मल्लाह हैं, रामेश्वर के एक छोटे से गांव से आ रहे हैं,
तो उनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। और ये आपने शायद सुना भी होगा, ये वाली जो किस्सा है, नहीं सुना तो आप सुनिए, बहुत इंस्पायरिंग है ये, कि कलाम सर एनडीए का एग्ज़ाम जो रिटर्न है वो क्लियर किया, इंटरव्यू फेस करना था उनको, और देहरादून में उनका इंटरव्यू था। पैसे नहीं थे, अपने गांव से देहरादून, साउथ से नॉर्थ आने में पैसा लगेगा, किराया चाहिए, और बहुत कॉन्फिडेंट थे। और अच्छी बात भी है भाई, रिटर्न क्लियर हुआ है, इंटरव्यू तो देना है, दे देंगे। उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन थोड़े कुछ पैसे उन्होंने जो भी छोटी मोटी 100-200 रुपये सेविंग्स होगी वो लिए, फिर भी कम पड़े। तो उनकी सिस्टर ने अपने गहनों को बेच के कलाम सर को दिए कि जा भैया देहरादून में आप जाओ और इंटरव्यू दो। कलाम सर ने मना भी किया, लेकिन उनके दिमाग में था कि ठीक है आज ले लेता हूँ, और जॉब तो मेरी लग ही जाएगी, जॉब तो मेरी लग ही जाएगी। अब जॉब लग जाएगी, सैलरी आएगी तो मैं वापस कर दूंगा इनको पैसे। और हर व्यक्ति करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आज कमी है पैसों की, इससे उधार लूंगा, कल आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो वो एक थॉट चल रहा था उनके दिमाग में। पैसे लिए और फिर वो देहरादून की तरफ निकल चुके हैं। अब देहरादून की तरफ गए और एनडीए का जो इनका इंटरव्यू था वो इंटरव्यू दिया, और आपको बताएं उस इंटरव्यू में वो फेल कर गए। मतलब कलाम जो आप बाद में देखिए क्या बने, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। वहीं पे फिर खड़े हुए हैं देहरादून में एक स्थान पर, नदी के किनारे खड़े हैं, और उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो कंपटीशन फेस कर रहा है, एक रिटर्न क्लियर हुआ, उधार लेके पैसे आया, और वहां पर वो फेल कर गया। वो क्या जवाब देगा अपनी सिस्टर को, पेरेंट्स को? उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। नदी के किनारे बैठे हैं, सोचो नदी के किनारे एक असफल व्यक्ति बैठा है और उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहे होंगे, वो आप अच्छे से जानते हैं। वहां से फिर एक संत गुजरे, और जब संत गुजरे तो उन्होंने पूछा कि कैसे आप, मतलब मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अब संत व्यक्ति पूछ रहे, तो उन्होंने सारी अपनी बात बताई कलाम सर ने कि मैं ऐसे ऐसे आया था और मेरे पास अब पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, घर जाने वापसी जाने का पैसा नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, और मैं बहुत टूट चुका हूँ, जीवन से परेशान हूँ, और मैं शायद अपनी जीवन लीला जो है मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। संत ने एक जवाब दिया। उन्होंने पैसे निकाले, कलाम सर के हाथ में रखे, और कहा कि जा बच्चा, कि तुम आज असफल हो ना, लेकिन ये भगवान, ये गॉड आपको इससे बड़ी सफलता के लिए, इससे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार कर रहा है। ये छोटी चीज़ आपके लिए नहीं है, आप इससे बड़ा करने वाले हैं। इसलिए आप इस तरह के थॉट ना लाएं, ये लो पैसे और घर जाओ। उन्होंने पैसे लिए और वापस घर आए, और उसके बाद तो आपको पता ही है कलाम सर क्या बने, मिसाइल मैन, अग्नि 2 मिसाइल, और ना जाने क्या बने वो लोग, पॉलिटिशियन, मोटिवेटर, टीचर, प्रोफेसर, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और स्विट्जरलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1-2 पर आती है। वहाँ पर साइंस डे बनाया जाता है। आपको बताएं साइंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिस दिन स्विट्जरलैंड में उनका विजिट था, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, और जिस दिन वो वहां पर गए, उस दिन को वहां पे साइंस डे के नाम से मनाया जाता है। मतलब साइंस डे बन गया एक देश में उस व्यक्ति के नाम से, जो व्यक्ति एक एनडीए की छोटी सी नौकरी, एनडीए उनके हिसाब से छोटी सी नौकरी, उसके लिए व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था। समझ रहे हो आप? कनेक्शन समझो। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप असफलता के बोझ से, असफलता के घाव से पूरी तरह से रिवाइव हो।
अगर आप असफलता के बोझ से बाहर नहीं आते हैं ना, तो ये फिर आप भूल जाइए कि आप जीवन में कभी सफल होंगे। हमेशा रोना यार, क्या है यार रोना, यार मेरा नंबर नहीं आया, मेरे नंबर नहीं, मैंने टॉप नहीं किया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी यार, देखो टॉप कर गया, कर गई, अब क्या करूं मैं। भाई एग्जाम में मत टॉप करिए, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में टॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल पढ़िए और मज़ा लीजिए। टॉप कर गए तो बहुत अच्छी चीज़, ये बाय प्रोडक्ट हैं। सफलता जो आप चाह रहे हैं वो सफलता है ही नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है। अगर आप 100 में से 100 लाए, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजेंगी, शाबाश, वेरी गुड, आपको फूल दे दी जाएंगे और क्या पता अखबार में फोटो छप जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए तो क्या करोगे, मर जाओगे? नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, कि आप असफलता के बोझ से अगर बाहर आएंगे तभी आप बड़ी सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। तो कलाम सर की कहानी से हम क्या सीख रहे हैं? कलाम सर की कहानी से यही सीख रहे हैं कि हम असफलता के बोझ से जितना जल्दी बाहर आए उतना ज़्यादा अच्छा है, तभी हम एक बड़ी सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। पहली चीज, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि हमको सफल होने के लिए असफलता के बोझ से बाहर आना है। एक बार असफल होना इस बात का निर्णय नहीं करता है कि आप जीवन भर असफलता ही देखेंगे। समझ गए? मैं अपनी कहानी क्या ही बताऊं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार लाइफ में। आप एक छोटी सी असफलता को लेकर आप मत बैठिए, और आप जितना समय उस असफलता को एनालिसिस करने में बिताएंगे उतना ही आप सफलता से दूरी बढ़ा रहे हैं जो भविष्य में लिखी हुई है आपके लिए। ठीक है, कम नंबर आए, चलो ठीक है, आगे चलो, अगली बार, अब अगली बार अच्छे ले आएंगे बस। लेकिन करेंगे, उसको आदत मत बना लेना। अच्छा आज 33 हैं, अरे ठीक है ना, सर ने तो बोला था असफलता के बोझ से बाहर आओ, 33 हैं, कोई बात नहीं, हो गया। अगले आए 30 आ गए, भाई 30 क्यों आए हैं? सर आपने कहा था असफलता के बोझ से बाहर आना है, तो मैंने तुरंत देखा, मैंने कहा कि छोड़ो, ये इस भाव में नहीं जाना है। अरे भाई, असफलता के बोझ से बाहर आने का मतलब है कि हमें उसको भूलकर आगे और अधिक प्रयास करने हैं, और अधिक प्रयास, अंडरलाइन, अधिक प्रयास करने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे लगता है क्लियर हो गया। और ये असफलताएं केवल जीवन में परीक्षा की नहीं, ठीक है ना, आजकल की युवा पीढ़ी मूव ऑन केवल असफलताओं से नहीं कर रही है, वो मूव ऑन बहुत सारे संबंधों से भी कर रही है। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आप मूव ऑन केवल असफलता से नहीं, अगर आपका कोई संबंध, आपका कोई रिलेशन भी आपको लगता है कि ये असफल रहा, वर्क नहीं किया, अनसक्सेस रहा, तो वहां से भी बाहर आए। क्योंकि आप देखिए, सफलता जो है ना, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो, और वो किन चीजों का कॉम्बिनेशन है, उनमें से एक पॉइंट मैंने आपको ये वाला बता दिया है। तो उस असफलता के बोझ से आपको निकलना है कि आपको, चाहे वो रिलेशन का अनसक्सेस है, चाहे वो आपकी परीक्षा का अनसक्सेस है, कम मार्क्स का है, कोई सा भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किस पे? दूसरे पॉइंट पे। आप असफलता के बोझ से बाहर आ चुके हैं और आपको एक नई मार्ग की तरफ चलना है, नई सफलता की तरफ चलना है। वो क्या? उसके लिए क्या करें? आप टारगेट सेट करेंगे, और उस टारगेट के सेट करने में एक और जिज्ञासा, क्या? क्यूरियोसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए। आपने कोई भी टारगेट सेट किया है, ठीक है, आपने कोई भी टारगेट सेट किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो आप मुझसे लिखवा लीजिए कि आप
सफल हो ही नहीं पाएंगे या आप उस टारगेट को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। आपके टारगेट को लेकर, आपको अपने टारगेट को लेकर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्यूरियस नहीं है ना अपने टारगेट और लक्ष्य को लेकर, तो आप नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बच्चा डांसर बनना चाहता है, ठीक है। मैं बहुत पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बच्चा है जो डांसर बनना चाहता है। अब अगर वो बच्चा, वो स्टूडेंट या कोई व्यक्ति उस डांस को लेकर क्यूरियस नहीं है, तो वो एक अच्छा डांसर बन ही नहीं सकता। वो अच्छा डांसर बन ही नहीं पाएगा। उसको डांस फॉर्म नहीं पता, डांस क्या कहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन बहुत बड़ा सबसे अच्छा डांसर रहा है, वो अच्छा कैसे बना, बायोग्राफिक्स उसकी पढ़ना, ठीक है, वो सब। अगर वो क्यूरियस नहीं है अपने प्रोफेशन और अपने टारगेट के प्रति, तो वो समझ लिए बिल्कुल नहीं हो पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आईएएस बनना है किसी को, ठीक है, और मैं देखता हूँ कई बच्चे हैं कि जो आईएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, और एक बार एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर वो बच्चे कितना टाइम लग जाता है। मैंने कहा भाई मेरे को तो पता नहीं, हालांकि 2 से 3 साल लग ही जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें, लेकिन सर कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देते हैं। हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, लेकिन उन बच्चों से जब आप बात करोगे तो उनसे पूछेंगे कि वो यार 8वीं 9वीं से ही क्यूरियस थे, उन्हें पता था दिमाग में। 12वीं के बाद तो वो सिलेबस देखने लगते थे कि क्या है, जबकि वो 3 साल या 4 साल बाद एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। तो वो क्यूरियस हैं, वो जिज्ञासु हैं। जो व्यक्ति अपने टारगेट के प्रति जिज्ञासा नहीं रख रहा है, वह जीवन में बड़ा उसके लिए समस्या है सफल होना। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको अगर जिज्ञासा नहीं है कि भाई क्रिकेट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट के नियम क्या होते हैं, अच्छे शॉट्स क्या होते हैं, अच्छे शॉट कैसे खेले जाएंगे, अच्छा क्रिकेटर क्या करता है, अच्छे क्रिकेटर की जीवन पद्धति कैसी है, उसका रूटीन कैसा है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे करता है, वो अपनी बॉडी को फिट कैसे करता है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर आप उन सब चीज़ों को जानने के लिए अगर जिज्ञासु नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आप क्रिकेटर बनेंगे। तो एक बात आप गांठ मान लीजिए कि अगर आप को अपना लक्ष्य पाना है, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति जिज्ञासु रहना पड़ेगा। आप जैसे ही उस अपने टारगेट को निर्धारित करते हैं, उस टारगेट से संबंधित कोई भी चीज मिले, तुरंत आप पढ़ना शुरू कर दें, तुरंत देखें। आपको ऐसा लगना चाहिए ये तो मैं हूं, ये तो मेरा है। मान लीजिए आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं और क्रिकेट का कुछ नया फॉर्म या नए कुछ आया, तो आपको लगे ये तो मेरा ही है। और अगर आपको वो वाला भाव आता है कि ये मेरा ही है और मैं हूं वो, तब आप बन पाएंगे। अगर ये वाला भाव नहीं आ रहा है, ठीक है, बनना आईएएस है, कौन आईएएस बना, क्या सिलेबस है, अरे यार देख लेंगे ना जब तैयारी करेंगे तो वो और तैयारी के बाद भी आप ऐसे एकदम पड़े हुए हैं डीएक्टिवेट फॉर्म में, तब आप नहीं बन पाएंगे। देखिए इसमें से भी आप एक चीज सुनिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े जो व्यक्ति और महान पर्सनैलिटी रही, उस पर्सनैलिटी जिसने नोबेल प्राइज जीता, गीतांजलि लिखी, उस व्यक्ति का जो वह और इतने बड़े ओहदे पर थे, और सोचो बहुत अच्छी फैमिली से थे, रिच फैमिली से थे। 64 साल की उम्र में उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी की कुटिया बनाई, मिट्टी का घर बनाया। तो वो सेक्रीफाइस, वो सादापन जीवन में, देखिए जिज्ञासा से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिएगा जब वो अपने लास्ट इरा में थे, जो अपने लास्ट युग में, मतलब अपने अंतिम अवस्था में थे, बिल्कुल बीमार हो गए हैं और अब ये इस संसार से एकदम जाने वाले हैं, और मरने से एक दिन पहले उनके पास उनके जो शिष्य हैं वो आए। क्षितिज, क्या नाम था, क्षितिज ज्ञान बोस करके नाम था उनका, क्षितिज मोहन दास करके था। वो फाइन आर्ट्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे कैलकाटा में।
फाइन आर्ट्स के बहुत बड़े प्रोफेसर और उनके शिष्य। और आपको बताएं रविंद्रनाथ टैगोर कवि हैं, ऑथर हैं, मूर्तिकार हैं, पेंटिंग्स चलती हैं, रविंद्र संगीत चलता है, रिसर्च हो रही है इनके पास, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो सोचो जो व्यक्ति इतना सब कुछ कर चुका है, इतना पढ़ा, फिर से आते जब वो अपने अंतिम दौर में चल रहे हैं और 1-2 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उनके शिष्य आए और उनसे पूछा कि कैसे हैं, ठीक है, तो वो रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो शिष्य तो होते ही हैं कमाल के, है ना, मेरे स्टूडेंट्स में मज़ा लेना है उनको हर चीज़ में। तो अपने गुरु से कहते हैं वो मोहनदास कि गुरुदेव आप रो रहे हो, क्या मौत से डर रहे हो? देखिए, बोले शिष्य अपने गुरु से कह रहा है कि आप मौत से डर रहे हो क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, मैं ये जो आंसू है ना, ये मौत से डर के आंसू, भय के आंसू नहीं है, ये पछतावे के आंसू हैं। एक इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है ये पछतावा, मतलब ऐसे उनकी लाइफ में क्या ऐसा पछतावा और रिग्रेट फीलिंग क्या है? तो पूछते हैं गुरुदेव आपको आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको पछतावा जैसा भाव क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से रिग्रेट फील कर रहा हूं, माफी मांग रहा हूं, ये उसके आंसू है क्योंकि उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, आपने का ज्ञान तो इतना सारा था, आपका ज्ञान तो इतना सारा था, मैं जीवन में उस ज्ञान को बटोर नहीं पाया। आपका ज्ञान सागर के समान था जिसमें से मैं केवल एक बाल्टी भी नहीं ले पाया। ये उनके वर्ड्स थे। कौन बोल रहा है एक बाल्टी नहीं ले पाया? उस सागर रूपी ज्ञान को जिस व्यक्ति पर रिसर्च हो रहा है, जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है, जिस व्यक्ति में मूर्ति कला है, चित्रकला है, वो ऑथर है, कवि है, आइडियोलॉजी, थॉट है और पॉलिटिकल व्यूज हैं, वो व्यक्ति जिसने इतना पढ़ा, इतना लिखा, वो कह रहा है कि मैं केवल बाल्टी भर ले पाया। कितनी जिज्ञासा है उस व्यक्ति के अंदर। और कहते हैं मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता है। तो सोचो कितनी जिज्ञासा है उस व्यक्ति के अंदर यार, जो इतना सब करने के बाद भी कह रहा है कि मैं एक बाल्टी भर, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, एक सूक्ष्म ज्ञान ही ले पाया। इस ईश्वर ने इतना सारा हमें ज्ञान की जो स्कोप था वो था। और हम एनसीईआरटी के 4 पेज पढ़े, यस हम इंटेलिजेंट मैन, ऐसा घूमता है यार। 2 फैक्ट्स याद हो गए ऐसे करके। तेरे को पता है वोल्गा नदी कहाँ से कहाँ बहती है ऐसा एटीट्यूड। अच्छा चल, मेरे को वोल्गा तो नहीं पता, तू ये बता पनामा नहर कौन से 2 महासागर को जोड़ती है? शुरू हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा 2 फैक्ट याद कर लिया और यूं करके घूमेगा बंदा। तो भाई आपको जिज्ञासा रखनी है, और जिज्ञासा की रियल फॉर्म, ये नहीं कि दिखावे के लिए आप जिज्ञासु हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको अंदर से आना चाहिए, आपको अंदर से आना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो समझ पा रहे हैं, अगर आपके अंदर ये वाला पॉइंट है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो आप जो है कर पाएंगे, तो आप जो है कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है? आप सफलता के बोझ से बाहर आए और आपने टारगेट सेट किया। टारगेट सेट करने के बाद आप उस टारगेट के प्रति जिज्ञासु भी हैं, मगर फोकस नहीं है, एकाग्र नहीं है, केंद्रीय भाव नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर बड़ा समस्या है। जिज्ञासा बनिए और हो गया काम। आज जिज्ञासा हुई क्रिकेट खेलने की, क्रिकेटर बनेंगे। कल जिज्ञासा हुई आईएएस बनने की, आईएएस बनेंगे।
एक जिज्ञासा हुई यार एक्टर बनते हैं, मेरी शक्ल अच्छी है और मैं एक्टिंग भी अच्छी कर लेता हूँ, टीचर से झूठ बोल लेता हूँ अच्छा, तो अब मैं एक्टर बनूंगा। यस, ये नहीं। फोकस रहिए, केंद्रित रहिए। अगर आप केंद्रित हैं, अगर आप एकाग्रता वाला गुण आपके अंदर है, फोकस क्वालिटी है, तो आप सच मानिए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। जहां भी डेविएशन होगा ना, जहां भी डेविएशन होगा, जहां भी विचलन होगा, वहां आप सफलता से दूरी बना बैठेंगे और सफलता से दूरी आपको असफलता की ओर ले जाएगी। सीधी सी बात है। तो अगर आप फोकस नहीं है तो समस्या है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और जीवन का एग्जाम बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल। ये नहीं यू कैन डू इट, यू कैन फोकस्ड। अबे भाई फोकस्ड कैसे फोकस्ड? ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को भी मैं देखिए, मैं अभी आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ सारे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की कहने वाला हूँ, मैं आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ केवल कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ये इन एलिमेंट्स को कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि भाई हम कैसे बोध से बाहर कैसे आएँ, हम जिज्ञासा को कैसे बढ़ाएं, हम फोकस कैसे हों, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है सफलता के अंदर। फोकस होना कितना जरूरी है। देखिए बचपन में आप सभी ने, मैं बचपन में जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की मैं उससे एग्जांपल देता हूँ। देखो बचपन में हमने वो लेंस देखा होगा जिससे ऐसे करते थे हम और धूप में जलाते थे, सन की रेज आती थी और हम उस पर कागज़ रख देते थे ऐसे और वो जल उठता था। ऐसा था या नहीं? अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, मैग्नीफाइड लेंस कहते हैं उसको। तो वो हम ऐसे रखते थे और उसके नीचे कागज़ रखते थे, सनरेज उसको पार करते थे। मेरा दोस्त भी था तो हम लोग ये करते थे बचपन में। तो हमने खरीदा 5-5 2-2 रुपए का आता था शायद, तो हमने वो खरीदा और हम लोग लग गए यार जलाएंगे। उसमें क्या देखते हैं हम, वो जो रेज आती है ना वो एक पॉइंट बना होता है, एक ऐसे करके ना पॉइंट्स बना होता है। तो वो मैंने अपने दोस्त से सीखी। ठीक है, ये फोकस कितना इंपॉर्टेंट है देखिए लाइफ में। तो भाई मैंने भी ऐसे रखा, मेरे दोस्त ने भी ऐसे रखा, दोनों ने हमने रखा ऐसे करके, हमने लेंस ऐसे रखा और बैठे रहे भाई जलेगा। 2-4 मिनट बाद मैं देखता हूं उसका कागज जल गया, बट मेरा कागज नहीं जला। यार ये कैसे हो गया? तू भी इतनी देर से बैठा है, मैं भी इतनी देर से बैठा हूं, चल दोबारा ट्राई करते हैं। फिर दोबारा से कागज लिया, दोबारा हम लोग लग गए। फिर मैं देख रहा हूं फिर भी नहीं जला मेरा, उसका जल गया। कह रहा यार क्या हो गया, तेरा कागज नहीं जल रहा। फिर मैंने उसको कहा अबे तू आग लगाने में माहिर है ना, इस वजह से तेरा जल रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ वो चुगलखोर था थोड़ा सा, तो मैं उसको ऐसे बोला, थोड़ा सा कमेंट किया। ठीक है, तो फिर से हमने तीसरा कागज लिया। कह रहा चल देखता हूँ तेरा क्यों नहीं जल रहा है। वो भी बैठा हुआ, वो भी अपने को, उसको मैं, फिर उसने तुरंत मेरे को, जब थर्ड कागज लिया और तुरंत मैं जब उसको लगाया हुआ हूँ, लेंस को लगाया रखा है मैंने, तो मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं जला और उसने तुरंत मुझे टोका। अब मुझे पता चल गया कि तेरा कागज क्यों नहीं जल रहा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है, जो सेंटर है, वो बार बार हिल रहा था, इसलिए वो कागज नहीं जल रहा है। तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार एक कागज को जलने के लिए साइंटिफिक थ्योरी, वो थ्योरी कि भाई रेज आएगी और उसको जलाएगी, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए फोकस चाहिए। तो उसने मेरे को एक लाइन बोली कि ये जो बिंदु है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये हिलना नहीं चाहिए मोहित। अगर ये हिला तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, और 2 मिनट तक आपको उसे हिलाना नहीं है। इसका मतलब क्या? अगर आपको सफलता चाहिए तो ये पॉइंट नहीं हिलना चाहिए जब तक आप सफल नहीं होते। वो फोकस बना रहना चाहिए। देख रहे हो, एक कागज को जलाने के लिए भी आपको फोकस रहना पड़ेगा, स्टेबल रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ये करेंगे, कल वो करते हैं, परसों ये करते हैं, प्रोफेशन नहीं। रहिए, फोकस रहिए। ठीक है, आप फोकस रहिए। जितना समय आपने निर्धारित किया है या जब तक आपको वो रखना है,
और देखिए फोकस क्यों कहते हैं हम, फोकस में कमी क्यों आती है, क्योंकि फोकस हम उन्हीं चीज़ों पे करते हैं जिसमें मज़ा आता है, जिसमें हमें अच्छा लगता है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हर एक एलिमेंट को कैसे हम अचीव करें, तो वो चीज़ें बात की हैं। ठीक है, फोकस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम फोकस लेस हो जाते हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वही, क्योंकि ये एक अलग बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा। तो आपको पता चला कि फोकस होना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, सॉरी फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है? कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा। अगर आप थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव कर रहे हैं, अगर आप थ्योरी ऑफ कर्मा में बिलीव कर रहे हैं ना, कर्म में बिलीव कर रहे हैं, तो आप 100% सफल होंगे। अब मैं यहां पे देखिए, ये बड़ा नाजुक सा पॉइंट है, मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप नास्तिक बन जाइए। ठीक है, एक पावर है जो इस पूरे ग्लोब को, और देखिए मैं ज्योग्राफी का बंदा हूं, मुझे पता है यार ग्लोब क्यों घूम रहा है, मुझे पता है धूप क्यों इतनी आ रही है, अभी क्यों आ रही है दिसंबर में, वो सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट एक पावर है कहीं ना कहीं, वो हम सब मानते हैं। देखो हम क्या, हम तो ज्योग्राफर्स हैं, तो हम मान रहे, डॉक्टर्स को मैं देखता हूँ, ठीक है, कि वो भी पूजा करते हैं, जबकि उनको पता है कि कुछ जब तक हम ऑपरेशन सही से नहीं करेंगे तो वो नहीं जिएगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए ध्यान से कि कर्म कितना जरूरी है। आप कर्म करें, लगातार कर्म करें, कार्य पे ध्यान दें। अब देखिए पता क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, अरे यार एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, चलो वहां पर एक व्यक्ति ने मुराद मांगी थी, वहां पर एक व्यक्ति ने मुराद मांगी थी कि वहां पे उसका एसएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं होगा। कितना मुराद बोल लो, कितना जोत बोल लो, कितनी अंगूठियां पहन लो, कितना ताबीज पहन लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। ये जो भाग्यवाद है ना, यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं भाग्यवाद जो भाग्य के पर है, लकी, कि भाई लक चलेगा, ये इस पर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं आपके दिमाग से। जो भाग्य पे भरोसा करते हैं ना, उनको उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले, कार्य करने वाले, मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये कोटेशन कलाम सर की है कि भाग्य पे भरोसा करने वाले व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है जितना कार्य करने वाले मेहनती लोग छोड़ देते हैं। यानी झूठन मिलती है उनको। क्या मिलती है? झूठन। किनकी? जो मेहनती लोग हैं, जो भाग्य पे। यार भाग्य कुछ नहीं है, लक कुछ नहीं है, ठीक है, लक कुछ नहीं है। मैं जहां पर हूं क्योंकि मैं इसे डिजर्व करता हूं। अगर कोई व्यक्ति रिक्शे वाला है तो वो रिक्शे वाला डिजर्व करता है, कोई व्यक्ति राजा है तो वो राजा डिजर्व करता है। यार मैं एक बात बता दूं, इस पूरे ग्लोबल पैटर्न में ना, जो जहां पर है ना, वो एक्चुअल में उसे डिजर्व कर रहा था। सीधी सी बात है। कोई ये कहना क्या, यार लक नहीं चला मेरा, मैं पता नहीं क्या बन जाता। यार लक क्या होता है? और इस दुनिया में ना 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो पता है कितने नंबर से आईएएस नहीं बने? 1 नंबर से। ऐसा सुनोगे तुम, और जबकि ऐसा होता नहीं है। यार लक चल जाता ना उस साल, चला आज हम आईएएस बन जाते, ये कहते हुए सुनोगे तुम लोग। यार लक नहीं चला वरना इंडियन टीम में अपन सिलेक्ट हो जाते। अबे भाई लक क्या होता है? कुछ नहीं होता है लक। लक 0 होता है। लक क्या होता है? देखो यहाँ पे LUCK, लक इजिकल टू 0, कर्मा इजिकल टू 1। लक को अलग से देखो क्या है? 0। कर्म को अलग से देखो तो क्या है? 1। लेकिन जब कर्मा और लक मिलता है तब 10 बनते हैं। लेकिन अगर लक नहीं चला, अगर लक नहीं चला तो कर्मा को क्या कर दो?
एक और कर्म करो, यानी कर्म को दुगना कर दो, एक और कर दो, तो एक एक क्या हो गया 11, जीरो की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लक अपने आप में जीरो है, बार बार बोल रहा हूं, लक अपने आप में जीरो है, लेकिन कर्म की कुछ वैल्यू है, मेहनत हार्डवर्क की कुछ वैल्यू है, कुछ तो वैल्यू है जो लक की नहीं है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर कर्म, और आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही पाएंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसा ही पाएंगे। ठीक है। एक अर्थवेद में है, एक कृत्रिम दक्षे हस्ते और जायो में सावे अहिता। ये कोटेशन है अर्थवेद की। क्या है इसका मतलब? कि आप राइट हैंड से, अगर आप राइट हैंड से कर्म करोगे तो लेफ्ट हैंड में ऑटोमेटिकली सफलता आ जाएगी। ठीक है ना? यही है कि आप एक डायमेंशन में लगे रहेंगे तो आपको सफलता बाय प्रोडक्ट मिलेगी ही मिलेगी। आप अगर भाग्य के सहारे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हर मंगलवार को कुछ लोग जाते हैं मंदिर, हनुमान जी ऐसा कर दो मैं ये कर दूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करा देते हैं, लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। अरे भाई कुछ नहीं होगा, कितलम पहन लो, पन्ना पहन लो, डायमंड पहन लो, कुछ पहन लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। ठीक है ना? कर्म करो लगातार, हार्डवर्क करो लगातार, तब आपको सफलता मिलेगी। कर्म में बिलीव करो और गॉड में बिलीव करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि गॉड आपको कुछ देगा या गॉड आपको कुछ कर देगा। गॉड उसको ही करता है जो कर्म करता है। आप भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। ये था ना कोटेशन, वो बहुत सही कोटेशन है कि आप भगवान के क्या भरोसे रह रहे हो यार, तुम खुद हो नर, जो नर है वही नारायण है। यही इस थॉट में अगर आप चलेंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब अगला और लास्ट, पेशेंस, धैर्य। क्या है? पेशेंस, धैर्य। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कर्म तो लगातार कर रहा हूं, आपने असफलता का बोझ हटा लिया, आपने एक टारगेट सेट किया और उस क्या कहते हैं उस टारगेट पे क्यूरियस भी हैं, फिर आपने फोकस भी किया, फोकस हो गया, आपने कर्म भी किया, हार्डवर्क भी किया, लेकिन धैर्य नहीं है आप में, पेशेंस नहीं है। यार मैंने इतना तो कर्म कर लिया लेकिन हो नहीं पा रहा भाई से। अबे भाई थोड़ा रुको, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य तो रखो। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप जैसे ही पेशेंस खत्म हुआ वैसे ही आप फोकस खत्म, हट जाएंगे, फोकस हट जाएगा, और जैसे ही फोकस हटा दूर हो गए, खत्म हो गए। तो भाई धैर्य बहुत जरूरी है आपके लिए। और अगर धैर्य नहीं है तो आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। श्री राम भगवान, अभी रामायण चली लॉकडाउन में, क्या सीखे आप? उस लॉकडाउन में आपने रामायण देखी, और उस लॉकडाउन में रामायण देखने से क्या सीखे? पता है हमारे साथ समस्या क्या है ना, हम लोग ना केवल मजा ले रहे हैं यार, हम उसको ना अप्लाई नहीं करते। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे जो गांधी जयंती पर देखता हूँ गांधी जी पर माला चढ़ाते हैं और ताली बजाते हैं, मंदिर जाते हैं, श्री राम भगवान पे, कृष्ण भगवान पे, भगवानों पे चढ़ाया, फूल चढ़ाया, ये बहुत अच्छा है यार, चढ़ाओ, अच्छी बात है, ठीक है, ये आपकी एक धार्मिक भावना है। मैं देखता हूँ हमारे दलित समाज के लोग भी अंबेडकर जयंती पे अंबेडकर जी पर माला चढ़ाते हैं और खूब अच्छा है, चलो ठीक है, सम्मान है। लेकिन
भाई जिस पे तुमने माला चढ़ाई है, जिसको तुम 1 किलो लड्डू लेके मुंह में ठूस रहे हो, 1 किलो चढ़ा रहे हो, क्या दूध, उस व्यक्ति को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट तो करो। श्री राम भगवान, धैर्य की बात कर रहा हूं, श्री राम भगवान, सोचो आप कि एक व्यक्ति जिसका नेक्स्ट डे राज्य अभिषेक होने वाला है, अयोध्या का राजा बनने वाला है, पूरा शासन को संभालने वाला है, कितना एक्साइटेड होगा वो कि मैं कल राजा बनूंगा और ये। देखिए मैं यहां पर कोई हिंदू मैथोलॉजी को बहुत ज़्यादा हम अपलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोगों को सीखना चाहिए दूसरों की लाइफ से, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पे धार्मिक अपना हिंदू धर्म का कोई प्रचार नहीं, हम लोग किस से सीख सकते हैं, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जो राजा बनने वाला है और राजा बनने से 1 दिन पूर्व उसको पता चलता है कि तुम राजा नहीं बनने वाले हो, समझ रहे हो कि नहीं। सोचो आज कोई व्यक्ति है, उसको बोलते भाई कल तू आईएएस बनेगा, कल आ गया आज तू आईएएस नहीं बनेगा, मर जाएगा वो, धैर्य ही नहीं होगा, हार्ट फेल हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है कि राजा बनना था, राजा नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर से क्या, राजा नहीं बनोगे और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओगे, कितना बड़ा दुख। परंतु इसीलिए तो भगवान ईश्वर बन गए ना, कि ठीक है कि हम नहीं बन रहे राजा, हमें वनवास, ठीक है। उन्होंने चुपचाप उस पूरे माहौल को, उस आज्ञा को एक्सेप्ट किया। ये धैर्य सीखो श्री राम से। और आपकी लाइफ में ये सिचुएशन कभी आएगी नहीं कि आप राम बन रहे, कि आप राम बन जाओगे, लेकिन ऐसा कभी हो कि आपको लगे कि यार मैंने बहुत मेहनत कर ली और मैं डिजर्व करता हूं कि मैं ये सिलेक्शन लूं या मैं इतने मार्क्स आने चाहिए, और नहीं आए तो यू शुड पेशेंस, यार पेशेंस रख, धैर्य रखो। और कितना धैर्य, ठीक है। और वह वनवास को चले गए, तो वो धैर्य सीखना है हमको। और अगर वो धैर्य है ना, तो आप समझ लीजिए सफलता को 100% प्राप्त कर लेंगे, अगर आपके पास ये पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं। वो धैर्य रखो यार, ठीक है ना। और अब मैंने आपको कहा था कि अगर ये सारे वर्क ना करें तो क्या हो, अगर ये सारे वर्क नहीं करेंगे, असफल हो गए ये सब करने के बाद भी, तो क्या करेंगे। और मैंने कहा था इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सब सफलता के मार्ग बताते हैं, पाथ बताते हैं, लेकिन असफल हो गए तो क्या है। असफल अगर हो गए तो कुछ नहीं करना, बस यहां से शुरुआत कर देना और फिर से वही दोहराना। क्या वही पॉइंट, जैसे असफल हुए, ये सब करने के बाद भी असफल हो गए, तो फिर से असफलता के बोध को बाहर निकालना, असफलता के बोध को बाहर निकालना, क्यूरियस होना, फिर से फोकस करना, फिर से कर्म करना और फिर से पेशेंस रखना। आप 100% सफलता को प्राप्त करेंगे। पेशेंस सीखना है राम जी से, आपको ध्यान रखना। रविंद्रनाथ टैगोर से जिज्ञासा सीखनी है आपको। कलाम सर से आपको मूव ऑन सीखना है फेलियर से, समझ रहे कि नहीं। तो ये सब चीजें अगर आप कर पाएंगे, ठीक है। कर्म भी आप सीख सकते हैं बहुत लोगों से। आप कर्म अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, जिन्होंने, जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, आप उनसे सीखिए। बहुत बड़े बड़ी चीज़ नहीं, आप अपने घर में आप इंस्पायरिंग सोर्स देखिए यार। बहुत बड़ा नहीं करना है, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स, यार नहीं, अपने घर में देखो।
हम क्या करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े विवेकानंद मेरे आइडल हैं। अबे भाई तुमने देखा नहीं, चलो पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर में, आप आसपास भी आप इंस्पायरिंग सोर्स देखते हैं। मैं वो मोटिवेशन नहीं कर सकता कोई 4 अच्छी अच्छी कहानी बनावटी लिख के ले आऊं और आपको खूब मोटिवेट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप नहीं कौन करेगा, ये सब नहीं भाई। रियल, बिल्कुल रियल वाला चलना है। और जैसे कि ज्योग्राफी में होती है ना, फोर्स पढ़ी होगी आपने 11 में, इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक, द सेम फोर्सेस टेकन प्लेस इन मोटिवेशन आइडियोलॉजी। इंडोजेनेटिक मोटिवेशन और एक्सोजेनेटिक मोटिवेशन होता है, वो बताऊंगा मैं आपको जब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई हमको ये सब सीखना है, आपको असफलता से बाहर आना है, आपको जिज्ञासु रहना है, आपको फोकस रहना है, आपको कर्म पर कंसंट्रेट करना है, और आपको पेशेंस रखने हैं। और उसके बाद भी अगर फेल हो गए तो फिर से आपको वही करना है। तो ये साइकिल है असफल, इसीलिए मैंने उसको साइकिल और सीक्वेंस में कहा था, क्योंकि असफलता के मार्ग कभी खत्म नहीं होते। जैसे असफलता के मार्ग कभी खत्म नहीं होते ना, कि हम असफल हो जा रहे हैं, उसी प्रकार से सफलता का मार्ग भी कभी खत्म नहीं होता। जब असफल अनिश्चित है तो सफलता भी अनिश्चित है। तो मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपने जो भी अपने अपने टारगेट सेट किए होंगे, सबसे पहले आप अपनी असफलता से बाहर निकलें। ये सब आप कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, और आप अपने पे भी विश्वास रखिए, ठीक है? तो आप सफलता तक पहुंच पाएंगे, और कोशिश करिए कि इन एलिमेंट्स को हम लोग गेन कर पाएँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ, और सफलता के मार्ग पे अग्रसर हो पाएँ। जय हिंद, जय भारत।